करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं ऋषिका सिंह परिहार स्वागत करती हूँ आप सभी का एमपी न्यूज में। आप सब जुड़ चुके हैं एमपी न्यूज के स्पेशल सेगमेंट हेल्थ गुरु में और आज के हेल्थ गुरु हैं न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अपूर्व पौराणिक सर। वेलकम टू द न्यूज स्टूडियो सर। नमस्कार, थैंक यू। हम देखते हैं कि लोग दिल की बीमारियों के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन जब हमारे मानसिक या हमारे मन की बीमारी की बात आती है तो लोग कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करते हैं। आज इसी पर हम खुलकर चर्चा करने के लिए बैठे हैं और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अपूर्व पौराणिक और वो हमें बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। सर, सबसे पहले न्यूरोलॉजिस्ट कौन होते हैं और सर हमको इनसे किनसे कंफ्यूज किया जाता है? हमें कंफ्यूज किया जाता है मन और मानसिक बीमारियों से, जो भी आपने बोला। तो न्यूरोलॉजिस्ट का अर्थ होता है ब्रेन या मस्तिष्क, और मस्तिष्क से निकलने वाली नाड़ियाँ और स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी रीढ़ की हड्डी में रहती है उनकी बीमारियाँ, न्यूरोलॉजिकल बीमारियाँ। और लोग हमको कंफ्यूज करते हैं साइकियाट्री से, मनोरोग से, मन की बीमारियों से। दोनों का रिश्ता है, अंततः मन का अंग भी ब्रेन ही है, लेकिन दोनों अलग अलग ब्रांचेज हैं और साइकियाट्रिस्ट अलग होते हैं, मनोवैज्ञानिक अलग होते हैं। हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट ब्रेन और नाड़ियाँ अर्थात नर्व्स की बीमारियों का इलाज करते हैं। सर, तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां होती, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं जिनसे आप सर उपचार करते हैं? प्रमुख बीमारियां जो ओपीडी में या बाह्य रोग विभाग में हमारे पास आती हैं वो हैं मिर्गी और हेडेक, सर दर्द। इसके अलावा कमर दर्द और पैरों का दर्द, तरह तरह के दर्द, ये प्रमुख बीमारियां हैं। चक्कर आना, कमजोरी लगना, थकान लगना, लकवा होना, ये प्रमुख बीमारियां हैं आउटडोर बेसिस पे। और इंडोर मतलब जिनको हम भर्ती करके इलाज करते हैं उसमें ज़्यादातर ब्रेन अटैक या स्ट्रोक होता है, पक्षाघात होता है, लकवा होता है, बेहोशी या कोमा की अवस्था होती है, भयंकर पैरालिसिस होती हैं, ब्रेन के इन्फेक्शंस होते हैं, दिमागी बुखार होते हैं। ये वो बीमारियां जो सीरियस होती हैं और जिन्हें हम अस्पताल में दाखिल करके करते हैं। जी सर, हम देखते हैं कि स्वस्थ हृदय रखने के लिए तो खूब चर्चाएं होती हैं, लेकिन स्वस्थ जब हमको मस्तिष्क रखना हो तो लोग कम करते हैं सर चर्चा। क्या हमें करना चाहिए सर? कैसे हमारा मन और कैसे हमारा मस्तिष्क है वो खुश रहेगा और स्वस्थ रहेगा? मैं आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ इस चैनल का कि मुझे इस बात को रखने का मौका मिला। हेल्दी ब्रेन, स्वस्थ मस्तिष्क बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऑफ कोर्स हार्ट भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एक बार हार्ट थोड़ा कमज़ोर हो जाए उसका इलाज हो जाता है, अधिकांश लोग ठीक हो जाते हैं, बढ़िया बाईपास सर्जरी हो जाती है, स्टेंट लग जाते हैं। ब्रेन में यदि कमज़ोरी आ जाए तो उसकी रिकवरी थोड़ी कठिन होती है, हालांकि उसमें भी रिकवरी होती है जिसकी चर्चा मैं करूँगा। तो स्वस्थ मस्तिष्क का महत्व इसलिए भी है, मैं बताना चाहूँगा कि 2 वर्ष पहले भारत सरकार ने नीति आयोग के माध्यम से एक राष्ट्रीय दल गठित किया है जिसका नाम है ब्रेन टास्क फोर्स। और भारत सरकार ने इस बात को महसूस किया है कि हमें जो 2047 तक एक आत्मनिर्भर, स्वस्थ, समृद्ध भारत बनाना है, वो भारत क्या होगा? नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी होगी। जी सर। और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के लिए समाज का स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, और समाज का स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य मतलब ब्रेन का स्वास्थ्य, न्यूरोलॉजिकल स्वास्थ्य, उसके लिए एक नागरिक का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसको लेके मैं कुछ बातें बताऊंगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ व्यायाम से। जी सर। तो जैसे हार्ट के लिए भी व्यायाम जरूरी है, उसी तरह से ब्रेन के लिए भी व्यायाम जरूरी। सच कह रहा हूँ, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स तो बनती हैं, हमारा ब्रेन भी बनता है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और तो अगर स्वस्थ शरीर है तो उसी में स्वस्थ मन रह सकता है, स्वस्थ हृदय रहना भी जरूरी है। फिर अगला पॉइंट जो मैं बताना चाहूँगा वो है शिक्षा। आप जितना अपने आप को शिक्षित करेंगे, जितना ज्ञान बढ़ाएंगे, जितना हुनर रखेंगे, जितनी स्किल्स रखेंगे, ब्रेन उतना ही समृद्ध बनेगा। तीसरी चीज़ है खान पान। तो खान पान हमारा बिगड़ता जा रहा है, हम लोग अनहेल्दी फूड खाते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल ख़राब होती चली जा रही है। हम में से बहुत से लोग सेडेंट्री हो गए हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। हम में से बहुत से लोग का जो भोजन है वो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हैं और घी तेल ज़्यादा हैं, प्रोटीन कम है, वेजिटेबल्स कम है, फ्रूट्स कम है, फाइबर कम है। तो इस तरह का भोजन जो हेल्दी डाइट ब्रेन के लिए होगा उसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। और फिर एक और चीज़ है नींद। तो हमारी जो सोसाइटी है, हम लोग स्लीप डेफिसिट सोसाइटी बन गए हैं। मेरे को प्रतिदिन लगता है कि नींद का कोटा हमारा पूरा नहीं हो रहा है रोज़। तो इसको हम बोलते हैं नींद का ऋण, स्लीप डेट हमारे ऊपर बढ़ता चला जा रहा है दिन प्रतिदिन।
यदि नींद अच्छी होगी तो मस्तिष्क अच्छा होगा। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है। तो ये मैंने कुछ मोटे मोटे पॉइंट बताए। यदि आप चाहेंगे तो हम इसमें से किसी पॉइंट पर थोड़ा विस्तार में भी सर मैं नींद पे बात करना चाहूँगी, क्योंकि लोग आजकल स्क्रीन टाइम लेते हैं और फिर सर नींद उनकी पूरी नहीं हो पाती और कहीं ना कहीं सर वो एडिक्टेड हो जाते हैं। सर कितना ड्यूरेशन होना चाहिए जो कि मैंडेटरी है किसी को नींद लेना, उतना ड्यूरेशन? नींद और मस्तिष्क के स्वास्थ्य का गहरा संबंध है और अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी नींद से डिप्राइव्ड, वंचित सोसाइटी होती चली जा रही है। जितनी होना चाहिए 7 घंटे 8 घंटे, ओल्ड एज में चलो 6 घंटे, लेकिन बात यंग एज में तो 7 घंटे 8 घंटे की नींद होना चाहिए। हमारे ऊपर नींद का ऋण प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है और इसका अत्यंत गहरा दुष्परिणाम हमारे मस्तिष्क के स्वास्थ्य पर पड़ता है, हमारी बौद्धिक क्षमता पर पड़ता है, हमारी स्मृति पर पड़ता है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पर पड़ता है, हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्पीड जो ब्रेन की होती है उसके ऊपर पड़ता है। क्योंकि नींद ही वो अवधि है 6 7 8 घंटों की जिसमें हमारे ब्रेन में से कूड़ा करकट बाहर निकलता है। कूड़ा करकट मतलब केमिकल मेटाबोलाइट जो किसी भी टिश्यू में बनते ही रहते हैं 24 घंटे। तो नींद के अंदर, ब्रेन के अंदर लिम्फेटिक्स के प्रकार होते हैं, उसको लिम्फेटिक बोलते हैं, उनके माध्यम से गंदगी निकलती है। यदि नींद कम है तो ब्रेन की सफाई कम हो पाएगी। तो जैसे कि सर ने बताया, नींद, व्यायाम कितना ज़रूरी है और खान पान साथ ही कितना ज़रूरी है आपके मस्तिष्क के लिए। चलिए सर अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्ट्रोक के बारे में। सर कब हमें चेतावनी ले लेनी चाहिए कि स्ट्रोक की, और क्या त्वरित हमें न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? स्ट्रोक अर्थात ब्रेन अटैक अर्थात दिमागी लकवा, मस्तिष्क घात, उर्दू में बोलो तो फालिज, सरल अंग्रेजी में बोलो तो पैरालिसिस, एक बीमारी नाम अनेक। ये बहुत महत्वपूर्ण बीमारी है। यह सामुदायिक स्तर पर या एपिडेमियोलॉजिकल लेवल पर तीसरा प्रमुख कारण है कैंसर और हार्ट अटैक के बाद, जो बहुत बड़ी संख्या में मृत्यु का कारण बनता है और उससे कहीं अधिक बड़ी संख्या में दीर्घकालिक विकलांगता, लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी। तो ब्रेन अटैक हुआ, जिंदा रह गए लेकिन डिसेबल्ड रह गए, विकलांग रह गए, और यह परिवार के ऊपर, समाज के ऊपर बहुत बड़ा सामुदायिक बोझ बनता है। इसलिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 2-3 बातें मैं खास तौर से कहना चाहूँगा। सबसे पहला है अवेयरनेस, जागरूकता। खास तौर से काय की जागरूकता? इसके चेतावनी चिन्हों की। जैसे ही उसके लक्षण शुरू होते हैं, उसका एक फार्मूला है, बी स्मार्ट। तो बी तो खैर होना चाहिए, उसके लिए हो गया, और या फिर एक और फार्मूला है फेस। इसमें 4-5 चीज़ें आती हैं। एक तो स्पीच पे असर पड़ गया, बोलने पे अटकने लग गए अचानक से। दूसरा हुआ आर्म, तो आपका हाथ उठना बंद हो गया, आप एक साइड का पाँव उठना बंद हो गया। फिर आता है यानी अटेक्सिया, मतलब संतुलन आपका गड़बड़ हो गया, बैलेंस गड़बड़ हो गया। और इसी से जुड़ा हुआ शब्द है टी। टी होता है टाइम, मतलब बहुत जल्दी से काम करना है। एक और वर्ड था एफ, फेस, मुंह तिरछा हो गया। तो मुंह का तिरछा होना, आवाज़ का बदलना, एक साइड का हाथ पांव कम हो जाना, दिखना, आँखों से अचानक दिखना कम हो जाए, दोनों आँखों से या एक आँख से, ये सब अचानक होना चाहिए। पहले से मेरी आँख कमज़ोर थी, पहले से मेरे को ये था, वो एक अलग चीज़ है। और टी यानी टाइम इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि शुरू के 3 घंटों में यदि लोग इन चिन्हों को पहचान लें और समझ जाएं और अस्पताल पहुंच जाएं तो अच्छा सफल इलाज है। जैसे हार्ट अटैक को लीजिए, पिक्चरों में हम रोज सीन देखते हैं, अचानक सीने में दर्द हुआ, पसीना आ गया, वो लोगों को समझ में आता है हार्ट अटैक, फटाफट कार्डियोग्राम ईसीजी करते हैं। ब्रेन अटैक का मामला थोड़ा कठिन है। एक तो उसके वार्निंग सिम्टम जो कम लोगों को पता है, दूसरा हार्ट अटैक के लिए तो एक पट्टी आपने ईसीजी की निकाल ली, ब्रेन अटैक के लिए कुछ नहीं, उसके आपको सीटी स्कैन कराना पड़ेगा। तो किसी छोटे मोटे डॉक्टर के पास अस्पताल में नहीं जा सकते, ऐसे अस्पताल में जाना पड़ेगा जहाँ सीटी स्कैन हो, एमआरआई हो, आईसीयू हो, लेबोरेटरी हो, फिजिशियन हो, न्यूरोलॉजिस्ट हो, या एटलीस्ट एमडी मेडिसिन हो। तो ऐसे किसी अस्पताल, लोग क्या होता है टाइम खोटी करते हैं किसी छोटे अस्पताल या छोटे डॉक्टर के पास जाने में। जैसे ही स्ट्रोक के वार्निंग फीचर आए, एक बड़े अस्पताल जाना चाहिए। आजकल उसके लिए एक शब्द चल रहा है, स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल। इंदौर में भी कुछ है, मैं फ़िलहाल उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि फिर वो एक तरह से एंडोर्समेंट हो जाता है, तो वो एक अलग बात है। और
इसके स्ट्रोक के फिजिशियंस भी होते हैं जो इस काम को करते हैं। तो अस्पताल हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, ये अपने आप में एक विशेषज्ञता हो। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि प्रथम 4 घंटों में यदि पेशेंट पहुंच जाए और उसका CT स्कैन और MRI हो जाए, उसको देख के कुछ इंजेक्शन होते हैं जो इंट्रावीनस लगते हैं और वो क्लॉट घल जाता है। या उसके भी बाद अगर पेशेंट पहुंचा तो यहाँ से कैथेटर या तार डाल के ब्रेन तक पहुंचता है और अंदर जो क्लॉट आ गया उसको खींच के निकाल देते हैं। तो ये इलाज 4 घंटे तक इंजेक्शन के द्वारा और उसके बाद 6 घंटे 12 घंटे तक तार डाल के खींच के। वार्निंग साइन सबको पता होना चाहिए, इमरजेंसी उपचार उपलब्ध होना चाहिए किसी अच्छे अस्पताल में जाके। और तीसरा, अब स्ट्रोक होना था, हो गया, बचना नहीं बच पाए, जो भी था, लेट पहुँचे, किसी भी कारण से लेट पहुँचे, अब जो कमी रह गई है उसका सुधार की जागरूकता भी लोगों में होना चाहिए। और उसको बोलते हैं फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज। लोग उसको भी निगलेक्ट करते हैं और उसमें बहुत धैर्य रखना पड़ता है क्योंकि उसका रिजल्ट एकदम नहीं मिलता। कई सप्ताहों तक, कई महीनों तक खूब अभ्यास, खूब मेहनत, खूब थेरेपी करना पड़ती है और अधिकांश मरीज ठीक होते हैं। जी सर, यूँ तो सर दर्द बहुत आम हो चुका है, लोग बाम लगा करके या एक दवाई खा करके ठीक हो जाते हैं, लेकिन कब सर सिर दर्द रेड फ्लैग बन जाता है? जहाँ में ऐसा कौन है जिसका कभी सिर दुखा नहीं। तो सिर दर्द तो सबका होता है। अधिकांश लोगों में हल्का फुल्का होता है, कभी जोर का होता है, कभी पेन किलर खा लेते हैं, चल जाता है काम। लेकिन अनेक लोगों में ये गंभीर होता है, बार बार होता है, बहुत जोर का होता है। उसमें से एक प्रमुख कारण है माइग्रेन। माइग्रेन में कुछ लोग आधा सीसी का दर्द भी बोलते हैं, आधे सिर में ज़्यादा होता है। उसमें प्रायः उल्टी जैसा लगता है, उसमें इतना तेज़ दर्द होता है कि आपको ये लाइट है स्टूडियो की तो बहुत दूर की बात है, घर के सामान्य लाइट भी सहन नहीं होती है, आवाज़ें सहन नहीं होती हैं और कई घंटे टूट जाते हैं माइग्रेन के अंदर और बरसों चलता है। कुछ दिन ठीक रहे फिर आया, कुछ दिन ठीक रहे फिर आया, यहाँ तक भी ठीक है। इसको हम रेड फ्लैग नहीं बोलेंगे माइग्रेन को। इसके अलावा एक और प्रकार का कॉमन हेडेक है टेंशन टाइप हेडेक। टेंशन का मतलब साइकोलॉजिकल टेंशन नहीं, खोपड़ी के बाहर की मांसपेशियां और नाड़ियों में तनाव होने से उसका नाम पड़ा टेंशन हेडेक। उसमें माइग्रेन जितने ज़्यादा जोर का पिक्चर तो नहीं होते, उल्टियाँ भी नहीं होती, बस ऐसा लगता है सिर पे भारीपन है, वजन रखा हुआ है, सिर दुखे जा रहा है, 1 दिन 2 दिन लगातार चल रहा है, बार बार हो रहा है। इन दोनों का इलाज संभव है, लेकिन रेड फ्लैग कब होते हैं, चेतावनी के चिन्ह कब होते हैं, डॉक्टर के पास कब जाना, जांच कब कराना, CT स्कैन कब कराना, MRI कब कराना, इसके कुछ चिन्ह आम लोगों को पता होना चाहिए। नंबर 1, हेडेक नया नया शुरू हुआ है, इतनी जोर का है कि जीवन में पहले कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ, उसको सीरियस ले लेना है। नंबर 2, हेडेक नया नया शुरू हुआ है, 2-4 सप्ताह हो गए हैं और ठीक नहीं हो रहा है, प्रतिदिन हो रहा है और बढ़ता चला जा रहा है। इसकी तुलना में कंपेयर करो, एक पेशेंट आता है, मैं पूछता हूँ आपको हेडेक कब से? सर 10 साल से। 10 साल से तो मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। अगर सीरियस होना होता तो अभी तक वो कुछ कर चुका होता। तो वो रेड फ्लैग नहीं है 10 साल, रेड फ्लैग है 10 दिन, वो चिंता की बात है। और बढ़ते जाना उसका, फिर उसके साथ उसको मस्तिष्क में प्रेशर बढ़ गया है, उसके चिन्ह आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, आंखों के आगे अंधेरी आ रही है, एक की चीज़ डबल दिख रही है, जी मिचला रहा है, उल्टी जैसा लग रहा है, भूख कम हो गई है, बैलेंस नहीं बन रहा है चलने में। इस तरह के लक्षण यदि सिर दर्द के साथ कुछ सप्ताहों में, कुछ महीनों में बढ़ते चले जा रहे हैं, उसको भी हम रेड फ्लैग बोलते हैं। और इन लोगों को हम हमेशा CT स्कैन या MRI वगैरह की जाँचें करवाते हैं। सर, मस्तिष्क स्वास्थ्य को लेकर के क्या आज मिथ्स और मिथक है लोगों में जो आप दूर करना चाहेंगे? लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा टेंशन करने से मस्तिष्क का स्वास्थ्य खराब होता है। ये एक आंशिक मिथक है। थोड़ा बहुत टेंशन और स्ट्रेस तो जीवन के लिए जरूरी है। इनफैक्ट अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेस इज ए ड्राइव यू स्ट्रेस। तो जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन में कुछ पाने के लिए, महत्वाकांक्षा रखने के लिए, मंजिलों को पाने की जद्दोजहद करने के लिए यू स्ट्रेस, अच्छा स्ट्रेस जरूरी है। तो स्ट्रेस होने से ब्रेन खराब हो जाए ऐसा नहीं, पर हाँ, जैसा कहते हैं ना कि अति सर्वत्र वर्जयेत, किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती। उसी तरह से अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, कई बार तो ये हमारे हाथ में नहीं होता, हमारे हालात, हमारा बिजनेस, हमारा परिवार, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती। कभी कभी हमारी पर्सनालिटी, हमारा नेचर ऐसा होता है कि हम स्ट्रेस ज़्यादा पालते हैं, उसके लिए हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट इसका ज़्यादा इलाज नहीं करते, तो मनोरोग विशेषज्ञ इसका ज़्यादा इलाज करते हैं।
तो स्ट्रेस हमारे ब्रेन के लिए नुकसानदायक होता है यदि वो एक सीमा से ज़्यादा होने लग जाए। चलो आलमंड्स को लेकर के बहुत बोलते हैं, बियर हो गया। हाँ, लोग कहते हैं कि बादाम ज़्यादा खाने से बुद्धि तेज हो जाएगी, च्यवनप्राश, अब उसके लिए वो आनंद विश्वनाथन का विज्ञापन दे देंगे। वो उसने शतरंज में चैंपियन बना तो च्यवनप्राश खा के नहीं बना, उसको च्यवनप्राश कंपनी ने पैसे दिए इसलिए वो विज्ञापन कर रहा है। लेकिन वो तो गॉड गिफ्ट होती है, किसी के पास कितना है। तो थोड़ी देर पहले जो मैंने बोला था हेल्दी फूड, बस वहाँ तक ठीक है, पर हेल्दी फूड इन जनरल पूरे ब्रेन के लिए, पूरी बॉडी के लिए। लेकिन एक कोई खास आइटम ये या वो उससे ब्रेन ठीक हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर एक मिथ में और जोड़ना चाहूँगा, कुछ लोग बोलते हैं पता नहीं कहाँ से आई ये मिथ कि हम हमारे ब्रेन का केवल 10% उपयोग में लाते हैं। गलत है। ब्रेन पूरे समय 24 घंटे 100% काम करता है। चाहे आप गहरी नींद में हो तो भी ब्रेन सक्रिय रहता है, चाहे आप सपने देख रहे हो, चाहे आप सपने ना देख रहे हो, चाहे आप आराम करके आंख बंद करके पड़े हों, आप रिलैक्स कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी में हैं, आप कोई गणित का कठिन सवाल हल कर रहे हैं, कोई प्लानिंग बना रहे हैं, हर समय ब्रेन खूब सक्रिय रहता है। सर परमानेंट चेंज नो रिकवरी को लेकर के क्या है? परमानेंट चेंज नो रिकवरी को लेकर के? हाँ, नो रिकवरी ऐसा कहते हैं। हमको जब मेडिकल कॉलेज में हम आए थे शुरू में और एनाटॉमी का और फिजियोलॉजी का पाठ पढ़ते थे पहले साल में, तो ये कहा जाता था कि शरीर के अधिकांश अंगों में टूट फूट होती है तो नई कोशिकाएं, नया टिश्यू बन जाता है, उसको रिपेयर बोलते हैं। और एक और शब्द बोलते हैं रीजनरेशन, उसका पुनः पैदा हो जाना। लिवर के बारे में तो कहते हैं कि अगर लिवर 20% भी रह गया और बाकी काट के निकालना पड़ा तो 20% वापस पूरा लिवर बन जाता है। बाकी अंगों में भी बहुत सारी कोशिकाएं विभाजित होकर पुनः ऑर्गन को बना देती, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। हम लोगों को पढ़ाया गया था कि ब्रेन में जो न्यूरॉन कोशिकाएं हैं वो जन्म के समय जितनी थी बस उतनी हैं, और उम्र के साथ तो संख्या कम होगी, ब्रेन में रिपेयर नहीं होता, रिकवरी नहीं होती। पर अब पिछले 30-40 वर्षों के शोध के बाद हमें समझ में आया है कि ब्रेन में रिकवरी की बहुत संभावना है। वो एकदम से तो नहीं होती। थोड़ी देर पहले मैं फिजियोथेरेपी और थेरेपी के बारे में बोल रहा था। उन उपायों से ब्रेन में पुनः नए सर्किट बनते हैं। भले ही कोशिकाएं उतनी ज़्यादा विभाजित ना थोड़ी बहुत होती हैं, लेकिन ब्रेन अपने आप को ढालता है, मोल्ड करता है। उसके लिए अंग्रेजी में एक प्यारा सा शब्द है प्लास्टिसिटी, न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी मतलब प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिसिटी मतलब किसी रचना के आकार को गढ़ना, पुनर्गठन, उसको नया शेप देना। ये ब्रेन में बहुत होता है, अभ्यास के द्वारा होता है और लोग बहुत हद तक रिकवर होते हैं। डॉक्टर साहब, हम कैसे छोड़ सकते हैं इस डिजिटल दुनिया में स्क्रीन टाइम को लेकर के ब्रेन हेल्थ में हमारे सर क्या प्रभाव पड़ते हैं? स्क्रीन टाइम एक अनिवार्यता है, वो हमारे साथ रहेगी। उसे हम कंट्रोल कैसे करें, इस पर हमें विचार करना है। मुझे दुख होता है कि अब हम किताबें प्रिंटेड वर्ड कम पढ़ते हैं और स्क्रीन पर ज़्यादा पढ़ते हैं। मेरे पास तो हर हफ्ते स्कोर आ जाता है मेरे मोबाइल के अंदर। इस पिछले सप्ताह आपका औसत स्क्रीन टाइम प्रतिदिन 4 घंटे 30 मिनट रहा। पर फिर मैं सोचता हूँ कि इस 4 घंटे 30 मिनट में मैंने केवल वीडियो नहीं देखे, केवल व्हाट्सएप नहीं देखा, केवल फेसबुक नहीं देखा, लेकिन मैंने पढ़ा। तो ये मेरे लिए किताब हो गई है और गंभीर चीज़ें पढ़ी। तो एक से एक पढ़ने के साधन हमको मिल जाते हैं। पहले जब मैं यात्रा पे जाता था तो मेरे बैग में वजन हो जाता था, क्योंकि मेरे को 2-4 किताबें रखना पड़ी, ये पढ़ लूँगा। अब मेरी किताबें सारी मोबाइल में रहती है, तो वहाँ तक तो स्क्रीन टाइम अच्छा है। और अब AI आ गया तो AI में तो हमको और जानकारियाँ मिलती हैं। लेकिन स्क्रीन टाइम का सदुपयोग होना चाहिए अच्छे कामों के लिए। सोशल मीडिया भी ज़रूरी, आफ्टर ऑल मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स। तो हम फेस टू फेस ना मिले, चलो वैसे मिल लिया करें, तो वो भी अच्छी चीज़ है। पर हाँ, इस पे हमको नियंत्रण रखना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इसके नुकसान, यदि स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हमारी ब्रेन की कोशिकाएं मर जाएंगी। कुछ लोग बोलते हैं आपकी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, चश्मे का नंबर बढ़ जाएगा। मैं उस बारे में नहीं जानता, वो आप किसी आँख वाले डॉक्टर से पूछना कि आँखों पे क्या लोड पड़ेगा। लेकिन ब्रेन पे जो उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है ज़्यादा स्क्रीन देखने का, क्या होता है कि
स्क्रीन में आप तेज़ी से स्वाइप करते हैं, रोल आउट करते हैं फटाफट, उससे हमारा अटेंशन स्पान कम हो जाता है, हमारी एकाग्रता कम होती है। जब हम किताबों पे पढ़ते थे तो हम ज़्यादा देर तक आंखें रखते थे, पढ़ते थे, सुनते थे। अब वहाँ पे आप कुछ पढ़ रहे हैं, इतने में कुछ पॉपअप आ गया, आप भूल गए आप क्या पढ़ रहे थे, आप अगले पे चले गए, फिर अगले पे चले गए। हमारा अटेंशन स्पान कम हो गया, हमारी पढ़ने की क्षमता कम हो गई है, हमारी लिखने की क्षमता, हमारे पास बने बनाए सेंटेंस आ जाते हैं, हम उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, हमारी खुद की रचनात्मकता, क्रिएटिविटी कम हो गई है। तो हमारे अटेंशन स्पान, एकाग्रता कम हो गई, रिटेंशन कम हो गया है, हम लोग जल्दी से विचलित हो जाते हैं। ये उसके बौद्धिक स्तर के नुकसान हैं अधिक स्क्रीन टाइम के। सर, क्योंकि जर्नलिज्म एक ऐसा फील्ड है जिसमें बुक बहुत ज़्यादा रिलेटेड रहते हैं, सो एज अ बुक रीडर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एक न्यूरोलॉजिस्ट क्या बुक सजेस्ट करते हैं हमारे दर्शकों को? कुछ भी, आपकी जो रुचि हो। मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, मेरे लिए मुश्किल होगा कि मेरी राय कैसी होगी। एक तो आपको फिक्शन पढ़ना चाहिए। आपको, अगर आपकी हिंदी की आदत छूट गई है तो मैं चाहूँगा कि आप कृपया हिंदी में भी पढ़ें। आजकल की पीढ़ी हिंदी कम पढ़ रही है, अंग्रेज़ी ज़्यादा पढ़ रही है। मैं पुरानी पीढ़ी का हूँ, हालांकि मैं भी अंग्रेज़ी बहुत पढ़ता हूँ, लेकिन मैं हिंदी भी पढ़ता हूँ। या जो भी हमारी मातृभाषा है, भारतीय भाषा है, वो ज़्यादा पढ़ें, उपन्यास पढ़ें, कहानियाँ पढ़ें, नॉन फिक्शन भी खूब पढ़ें, ज्ञान की बातें बहुत पढ़ें। तो धीरे धीरे हमारे अपने प्रिय लेखक होते चले जाते हैं और हमें खूब पढ़ना चाहिए किताबें। सर, आने वाले 10 साल में आप न्यूरोलॉजी की फील्ड में क्या क्रांतिकारी बदलाव देखते हैं? ओवरऑल मेडिकल साइंस का भविष्य उज्जवल है। मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ, आशावादी हूँ। न्यूरोलॉजी का भविष्य भी उज्जवल है। न्यूरोलॉजी की बीमारियों से प्रभावित मरीजों का भविष्य उज्जवल है। नई दवाइयाँ निकल रही हैं, दवाइयों की शोध आसान हो गई है क्योंकि नए मॉलिक्यूल की जो रिसर्च है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ज़्यादा आसानी से हो पा रही है। सर्जिकल टेक्नोलॉजी में रोबोटिक्स और दूसरे जो इम्प्लांट आ गए हैं उनसे सर्जरी बहुत अच्छी हो गई है। जब ऑपरेशन करते हैं और सर्जन का चाकू अंदर जाता है, उसको स्क्रीन पे पूरा, जिसको क्या बोलते हैं, एक शब्द है न्यूरो नेविगेशन। आपने नेविगेशन शब्द सुना होगा, रास्ता ढूंढना, कहाँ कैसे जाना। तो ब्रेन के कोने कोने की एनाटॉमी का चप्पा चप्पा स्क्रीन पे उसमें सॉफ्टवेयर में स्टोर रहता है और सर्जन जब जाता है उसको पता है कि मैं किस बिंदु पर जा रहा हूँ। तो सर्जरी बहुत अच्छी हो गई है, छोटे से छेद से ऑपरेशन हो जाता है, लंबा चीरा नहीं लगाना पड़ता है, हीलिंग बहुत फास्ट हो गई है। और बिग डाटा, एआई के साथ अब बिग डाटा आ रहा है, मतलब इतना डाटा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आफ्टर ऑल एआई क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, LLM। तो इतना ज़्यादा बिग डाटा, मरीजों का डाटा, बीमारियों का डाटा, उससे एआई बहुत अच्छी सिंथेसिस करता है और मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ। मान लीजिए एक पेशेंट है जिसका वाकई में डायग्नोसिस कठिन है, तो मेरी स्क्रीन पर उसकी हिस्ट्री, उसके इन्वेस्टिगेशन सारे लिखे रहते हैं और मैं पास में जेमिनी एआई से पूछता हूँ और वो पढ़ लेता है मेरी स्क्रीन को आधा मिनट में कि ये जो पेशेंट की हिस्ट्री है इसके बारे में आपकी क्या राय है, और मुझे उसकी राय मिल जाती है। उसमें से क्या लेना क्या नहीं लेना वो मेरा विवेक है। तो ये नहीं सोचना कि एआई के हम गुलाम हो जाएंगे, हम उस पर निर्भर हो जाएंगे, पर एआई हमारा सहायक है, इसमें बहुत मदद करेगा। तो एआई है, बिग डाटा है, नई फार्माकोलॉजिकल रिसर्च है, नई सर्जिकल टेक्निक्स हैं, जेनेटिक्स आने वाले 10 सालों में बहुत परिवर्तन करने वाली है क्योंकि ब्रेन का जो फंक्शनिंग है, नेचर ने करीब हमारे जीनोम में शायद 20,000 जीन्स होती हैं, उसका एक बिग परसेंटेज ब्रेन के प्रोटीन्स की रचना बनाने में वो जीन्स काम आती हैं, बाकी आर्गन को कम जीन लगती हैं बनाने में। और प्रत्येक व्यक्ति की जीनेटिक जन्म कुंडली आजकल बनना आसान हो गई है, जिसको हम होल जीनोम बोलते हैं। तो जैसे एक बंदा अपना जीनोम लेके आया, अभी तो प्रैक्टिकली नहीं हुआ उतना ज़्यादा, पर हम उसको देख के बता सकते हैं कि इसके लिए कौन सी मेडिसिन उचित होगी, इसको आने वाले वर्षों में कौन सी बीमारी होने की आशंका ज़्यादा है या कम है, और उसको अभी से क्या सावधानियां रखना है। तो जेनेटिक्स हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा, रोबोटिक्स और टेक्निकल सर्जरी हो जाएंगी, बिग डाटा हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉट ओनली बिग डाटा, वो उससे एनालिसिस करके आपको बताएगा। तो ये में परिवर्तन हैं जो आने वाले वर्षों में देख रहा हूँ।
आज हमने जब डॉक्टर साहब से बात की तो आज तक मैंने बायोलॉजी में जितने भी टर्म्स पढ़े थे साइंटिफिक, शायद इतने मैंने कभी हिंदी में क्लैरिटी के साथ आज जो हमें एक शब्द जो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है और उसका इतना अच्छा क्लैरिफिकेशन मिला जो हम और आपको भी क्लियर हो चुका है। साथ ही नींद है, खान पान है, स्ट्रेस है, सिर दर्द है, स्ट्रोक है और कितने मिथ्स है, सबको लेकर के आज हम खुलकर चर्चा किए हैं और खुलकर बात किए हैं। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर उसका आंसर मिलेगा। और वहीं और भी ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए MP न्यूज़ के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, MP की बात MP न्यूज के साथ।